हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं अपना रिवीजन क्लास 12th के दो ऐसे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स का जो हमारे अकाउंट्स के एग्ज़ाम में अवश्य आएंगे ही आएंगे। और ये पूरी वीडियो डेडिकेटेड रहेगी हमारे उन दो चैप्टर्स को लेकर जो कई बार बच्चों को प्रॉब्लम देते हैं और कई बार बच्चे परेशान होते हैं कि सर इसमें किस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, वो भी हमें नहीं पता। तो आप वीडियो बस एंड तक ध्यान से देखना, दो इंपॉर्टेंट काम कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि कोई भी पावरफुल वीडियो जो अब चैनल पर आती है वो मिस ना हो पाए। बाकी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और अब तक आप अपनी तैयारी को लेकर कितने % कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। चलो, बाकी सबसे पहले मैं आपको रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज़ करवाऊंगा। उसके बाद आपको डेथ ऑफ अ पार्टनर का कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करवाऊंगा। फिर सेकंड पोर्शन ऑफ द वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मार्क करवाएंगे टीएस ग्रेवाल बुक के, जो आप रिटायरमेंट चैप्टर और डेथ चैप्टर के कर सकते हो। तो स्टार्टिंग विद रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। देखो जी, पार्टनर रिटायर हो जाता है, इसका मतलब है कि एक पार्टनर फर्म को छोड़ देता है। अब पार्टनरशिप के नज़रिए से इसे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म माना जाता है, यानी कि माना जाता है कि फर्म एक तरह से दोबारा रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है। तो इस प्रक्रिया को हम बोल देते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। बाकी पार्टनर रिटायर कैसे हो सकता है? या तो पहले से एग्रीमेंट में लिखा हो कि भाई ऑन 1 अप्रैल 2027 मैं रिटायर हो जाऊंगा, तो ठीक है। या फिर सारे दूसरे पार्टनर्स उसकी रिटायरमेंट को लेकर एग्री कर जाएं। अब अचानक मान लो मैंने कहा कि बच्चों मैं ये फर्म छोड़कर जाना चाहता हूँ, और सारे पार्टनर्स जो हैं हमारी फर्म के, उन्होंने कहा ठीक है सर आप छोड़कर चले जाओ, तो भी रिटायर कर सकता है। या फिर पार्टनरशिप एट विल के केस में कभी कभी अगर वो लिखित में, राइटिंग में अपना कंसेंट दे कि मैं रिटायर होना चाहता हूँ फ्रॉम 1 अप्रैल 2028, तो भी फिर वो रिटायर हो सकता है। तो यानी इन नटशेल एक पार्टनर रिटायर हो सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते। बाकी पार्टनर्स कहते हैं ठीक है तुम रिटायर हो जाओ। अब जब रिटायरिंग पार्टनर रिटायर हो जाता है तो उसकी कुछ लायबिलिटी होती है, वो हमें पता होनी चाहिए। वो क्या? अब जब तक वो रिटायर नहीं हुआ तब तक तो वो अपने सारे ही कामों के लिए लायबल रहता है, लेकिन जिस दिन वो रिटायर हो जाता है उसके बाद फर्म जो भी करती है उसके लिए वो लायबल नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक कैच है, यानी कि एक ट्रिकी पॉइंट है, वो ये, अगर उसने अपने रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो फिर वो फर्म के काम के लिए आगे तक भी लायबल रहेगा, इवन दो वो रिटायर हो चुका है। तो ये बात इसमें याद रखनी है। तो इसीलिए देखो मज़ेदार चीज़ है कि रिटायरिंग पार्टनर लायबल रहता रहेगा रिटायरमेंट के बाद भी, अगर उसने पब्लिक नोटिस अपनी रिटायरमेंट का नहीं दिया। तो ये छोटा सा 1 नंबर का आपका ट्रिकी पॉइंट क्वेश्चन में पूछ सकता है। बाकी फिर हम बात करते हैं चैप्टर के अंदर टॉपिक्स की। तो देखो टॉपिक्स बहुत सिंपल होते हैं रिटायरमेंट या डेथ के अंदर। पहले रिटायरमेंट में अगर बात करूं तो हमको सबसे पहले, क्योंकि पार्टनर रिटायर हो गया तो जो पुराने पार्टनर्स बच गए वो गेन करते हैं जनरली, आमतौर पे। तो हमें इसमें गेनिंग रेशियो या नया रेशियो एक निकालना पड़ता है। देन उसके बाद हम गुडविल का ट्रीटमेंट इसमें कवर करते हैं, वो एक नया पॉइंट है। बाकी फ्री रिजर्व का ट्रीटमेंट, फिक्टिशियस एसेट्स का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट, ये कॉमन टॉपिक हैं जो पुराने चैप्टरों से बिल्कुल 100% सेम होते हैं। लेकिन रिटायरिंग पार्टनर का जो अमाउंट है वो कैसे निकालते हैं, रिटायरिंग पार्टनर का फिर लोन अकाउंट वो कैसे बनाते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट के अलग अलग केसेस वो कैसे सॉल्व करने हैं, और फिर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन अगर पूछता है इंक्लूडिंग बैलेंस शीट वो, और रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर अगर क्वेश्चन करवाता है तो उसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा। तो ये पूरा चैप्टर इस तरह से हमने डिवाइड कर रखा है। तो अगर हम सबसे पहले गेनिंग और न्यू रेशियो की बात करें तो वो टॉपिक देखते हैं कि वो कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो रिटायरमेंट में 2 ही केस होते हैं, एक या तो कुछ नहीं दिया या कुछ दिया। अब अगर कुछ नहीं दिया, फॉर एग्जाम्पल ABC पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो था 3:1 और क्वेश्चन ने बोल दिया A रिटायर हो गया, तो हमें कुछ नहीं करना, A को छोड़ दो, B और C जो बच गए उनका नया रेशियो भी बचा हुआ हो जाएगा 2:1 और उनका गेनिंग रेशियो भी बचा हुआ हो जाएगा 2:1। दैट्स इट। बाकी कभी कभी क्वेश्चन कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता है तो हम अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देते हैं। कभी क्वेश्चन बोल देगा A रिटायर हो गया और उसका शेयर B ने ले लिया, या A रिटायर हो गया उसका शेयर B और C दोनों ने ले लिया, या कुछ भी बातें वो कह देगा, तो उस हिसाब से फिर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो रेशियो को लेकर तो इसमें टॉपिक मतलब बहुत ही सिंपल है, कुछ ना के बराबर ही है। अब आता है इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट कि पार्टनर हमें छोड़कर जा रहा है तो गुडविल का क्या करना है। तो देखो पहला ट्रीटमेंट होता है एग्जिस्टिंग गुडविल का।
एग्जिस्टिंग गुडविल वो होती है जो बैलेंस शीट में पहले से अपीयर हो रही है। तो इसका ट्रीटमेंट आपके पुराने चैप्टर से सेम कैरी हो रहा है। आपको इसको ओल्ड रेशो में राइट ऑफ करना है सारे पार्टनर्स के बीच में। जर्नल एंट्री सेम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, है ना, उसकी पोस्टिंग कर देंगे। लेकिन जो नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, जो रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर फर्म कैलकुलेट करती है, तो मान लो फर्म ने कैलकुलेट करा कि उसकी गुडविल है 3 लाख, तो फर्म को इस 3 लाख की गुडविल में से रिटायरिंग पार्टनर का पहले शेयर निकालना पड़ता है और फिर वो शेयर रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ता है। अब पॉइंट ये आता है कि वो शेयर कौन देगा, तो इसका बहुत ही ऑब्वियस आंसर है कि जो गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो शेयर देंगे। तो देखो वो एंट्री कैसे बन गई। हम सबसे पहले इसमें रिटायरिंग पार्टनर का क्रेडिट करते हैं जो भी उसका शेयर हम निकालते हैं। तो इसीलिए आप ये याद रखो कि सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर निकाल के उसको क्रेडिट कर दो। अब उसके बाद जो भी गेनिंग पार्टनर्स होते हैं, जो जनरली गेनिंग ही होते हैं, तो उनको हम डेबिट कर देते हैं। और इत्तेफाक से अगर मान लो कोई पार्टनर सैक्रिफाइसिंग हो पुराने पार्टनरों में से, तो फिर उसको क्रेडिट कर देंगे। तो वो इसीलिए एंट्री का रूप ऐसा बन जाता है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, बाकी रिटायरिंग पार्टनर तो क्रेडिट हो ही रहा है। तो ये डब्बे वाली एंट्री आपको याद रखनी है। गुडविल का कंप्लीट ट्रीटमेंट है, रिटायरमेंट में भी और इवन डेथ में भी सेम ही ट्रीटमेंट होता है। तो इसलिए कितना ईजी हो गया, ठीक है। उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन में गुडविल नहीं दी होती, ये उसका एक ट्रिक पॉइंट होता है। तो बच्चा कहता है सर फिर क्या करेंगे हम, तो रिटायरमेंट में या डेथ में गुडविल कैसे पता लगेगी, एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन कभी कभी कह देता है कि हम रिटायरिंग पार्टनर को लेट से 21,000 रुपये टोटल अमाउंट पे कर रहे हैं और उसका शेयर भी बता देता है कि उसका जो बैलेंस ड्यू है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो है 18,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। तो हम सोचते हैं कि उसका अमाउंट ड्यू है 18,000 रुपये, 18,000, पर हम उसको 21,000 पे कर रहे हैं। तो यानी 3,000 आप उसको एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, तो ये किस बात के होते हैं, तो ये हम मानते हैं कि ये इसका मतलब उसका गुडविल का शेयर हो गया। तो ये कभी कभी हमें क्वेश्चन में निकालना पड़ जाता है। तो ये भी उसका एक ट्रिक पॉइंट है अगर वो गुडविल ना दे तो, बट ईजी है, तो ये हम देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपने फ्री रिजर्व और फिक्टिशियस एसेट के ट्रीटमेंट्स की। तो वो मैंने आपको बता ही दिया, सेम है बिल्कुल पुराने चैप्टर्स की तरह, कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कहीं कोई चेंज नहीं है, सारे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। सिमिलरली रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो बिल्कुल सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है, उसमें भी गेन या लॉस पुराने पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाता है। अब फिफ्थ टॉपिक यहाँ पर थोड़ा सा नया होता है कि हमें रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट निकालना है जो उसका ड्यू बच गया। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आप रिटायरिंग पार्टनर का एक कैपिटल अकाउंट बनाओ, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। उसको जितनी भी चीज़ें हम देना चाहते हैं वो क्रेडिट साइड पर लिख लेंगे, उसका ओपनिंग कैपिटल, उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका WCR या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का शेयर, जनरल रिजर्व का शेयर, गुडविल का शेयर, वो सब कुछ क्रेडिट कर देंगे, रिवैल्यूएशन का गेन। और जो भी चीज़ें डेबिट में लिखनी है लाइक रिवैल्यूएशन लॉस, फिक्टिशियस एसेट, एग्जिस्टिंग गुडविल, वो सब डेबिट में लिख लेंगे। अब जो भी बैलेंस बचता है, लेट से हमने यहाँ पर एक फिगर एज्यूम करी कि 2 लाख रुपए बच गया, तो उसको बोलते हैं अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। लेकिन इस 2 लाख रुपए का करना क्या है वो क्वेश्चन हमें बताता है, उसमें अलग अलग बातें हो सकती हैं। तो यहाँ से आप ध्यान से सुनना क्या बातें हो सकती हैं। अब रिटायरिंग पार्टनर तो 2 लाख रुपए मांग रहा है। अब हो सकता है पहला केस हम उसको 2 लाख रुपए पे कर दें, तो जर्नल एंट्री हो गई रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू कैश या बैंक। हो सकता है हम उसको बोलेंगे तुम्हारे पैसे तो हम बाद में देंगे, तो फिर एंट्री हो गई रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हिज लोन अकाउंट, यानी कि हम एक लाइबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं, हम उसको बोलते हैं तुम्हारे पैसे हम बाद में देंगे, तो ये लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। अच्छा, और क्या हो सकता है, कभी कभी वो बोल सकता है कि 50,000 तो पे कर दिए और 1,50,000 बाद में देंगे, तो वेरी इजी, रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू 50,000 जो कैश दिया तो कैश लिख लोगे, और जो बाद में पे करोगे वो उसका टू हिज लोन लिख लिया, वो लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो कुछ भी क्वेश्चन हमसे करवा सकता है। कई बार तो वो कह देता है कि हमने उसको 2 लाख रुपए का अपना एसेट दे दिया, तो क्या हो जाएगी एंट्री रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो भी आपने उसको एसेट दिया। तो क्वेश्चन हमें कुछ भी बोल सकता है कि भाई हमने रिटायरिंग पार्टनर को क्या दिया, है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट का। अब इसके बाद आता है हमारा कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका हमने अमाउंट ड्यू तो निकाल लिया। अब कभी कभी क्वेश्चन बोलता है कि हम उसका अमाउंट बाद में देंगे, यानी कि उसका अकाउंट लोन अकाउंट में डाल देते हैं। अब क्वेश्चन कभी कभी लोन अकाउंट की प्रिपरेशन हमसे करवाता है कि लोन अकाउंट प्रिपेयर करके दिखाओ। तो वो मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है।
भाई देखो, रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बन गया, उसका जो बैलेंस था मान लेते हैं 1,00,000 रुपए, वो बच गया, वो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन लोन अकाउंट कैसे सेटल किया जाता है ये आप ध्यान से सीखना। अब रिटायरिंग पार्टनर को हम बोलते हैं कि भाई तुम्हारे 1,00,000 रुपए जो बचे हैं वो हम फॉर एग्जांपल 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में तुम्हें देंगे और साथ में 15% का इंटरेस्ट भी तुम्हें देंगे। तो सबसे पहले तो आप जो 1,00,000 रुपये होता है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लो, तो एक हो गया 50, एक हो गया 50, लेकिन उसमें हमें इंटरेस्ट भी उसको देना है। तो पहले तो हम 1,00,000 रुपये पर उसको 15% इंटरेस्ट देंगे, वो आएगा 15,000 रुपये। और फिर जब अगले साल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो एक इंस्टॉलमेंट क्योंकि पे हो गई तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे, तो इंटरेस्ट लगेगा सिर्फ रिमेनिंग 50,000 के प्रिंसिपल पर, जो आएगा 7,500। तो अगर आप यहाँ पर डायग्राम पर देखोगे, जब मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करूँगा तो 50,000 प्रिंसिपल, 15,000 इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट हो गया 65,000। और जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करूँगा तो 50,000 प्रिंसिपल, 7,500 का इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट हो गया 57,500। तो ये हमें करना पड़ता है। अब इसको अकाउंट में शो कैसे करते हैं? हम सबसे पहले अकाउंट के अंदर लिखते हैं बाय रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल, यानी कि जितना भी बैलेंस कैपिटल अकाउंट से ट्रांसफ़र होकर आ रहा है 1,00,000। फिर सेकेंड स्टेप में हम लिखते हैं उसका इंटरेस्ट बाय इंटरेस्ट, पहले साल का जो था 15,000 रुपये, टोटल बन गया 1,15,000। उसके बाद हम पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने का मतलब है हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, इसीलिए उसको डेबिट साइड पर लिखते हैं। तो आप डेबिट साइड पर देख रहे हो लिखा है टू बैंक अकाउंट। इसमें हम अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसको पे कर देंगे, 50,000 का ब्याज, 50,000 का प्रिंसिपल और 15,000 का ब्याज, टोटल 65,000 पे हो गए, तो बैलेंस बच गया 50,000। वो नेक्स्ट ईयर में बाय बैलेंस BD कैरी हो जाता है और अगेन उस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे बाय इंटरेस्ट 7,500 और फिर पेमेंट करते ही लिख लेंगे टू बैंक अकाउंट 57,500 और बस बैलेंस कुछ नहीं बचा। तो जनरली लोन अकाउंट जो होता है वो 2 साल, 3 साल, 4 साल, कितने साल का भी हमसे बनवा सकता है जब तक लोन सेटल ना हो जाए। तो बस इस बात का ध्यान रखना है कि हम लायबिलिटी पे करते हैं तो डेबिट में लिखते हैं टू बैंक और इंटरेस्ट लगाते हैं तो क्रेडिट में लिखते हैं बाय इंटरेस्ट। ये इसका फंडा होता है, राइट। अच्छा, अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में, जो होता है कैपिटल का एडजस्टमेंट। अब माइंड में एक पिक्चर बनाओ कि 3 पार्टनर्स हैं, 3 में से एक पार्टनर हमें छोड़कर जा रहा है, तो क्या होगा? तो देखो, पहला केस तो होता है नई फर्म की टोटल कैपिटल दे रखी है, यानी कि 1, 2, 3 पार्टनर्स हैं, अब एक पार्टनर छोड़कर चला गया तो बचे ये दोनों। अब ये दोनों आपस में डिसाइड करते हैं कि हम अपनी कैपिटल को लेट से 4 लाख रुपए रखना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इनकी टोटल कैपिटल गिवन है 4 लाख, उसको इन दोनों के नए रेशियो में डिवाइड कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी उसको कैपिटल अकाउंट में टू बैलेंस CD की तरह लिख लेंगे और ऑटोमेटिकली जो भी बैलेंस बचेगा, चाहे इधर बचे चाहे इधर बचे, उसे हम कैश अकाउंट या करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन जो भी बोलता है उस हिसाब से एडजस्टमेंट कर ली जाती है। तो कितना सिंपल स्टेप हो गया केस 1 में, तो राइट। अच्छा, केस 2 वो भी बड़ा आसान होता है। केस 2 में पुराने पार्टनर्स फिर से कहते हैं, मान लो एक पार्टनर हमें छोड़कर चला गया, अब बचे ये दोनों। अब ये दोनों फिर से कहते हैं कि हम अपनी कैपिटल एडजस्ट करना चाहते हैं और इस बार उन्होंने अपनी कैपिटल, न्यू कैपिटल भी नहीं बता रखी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की जो एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस बच रही होगी बस उन दोनों को जोड़ लेंगे और वही हमारी टोटल कैपिटल बन जाएगी। तो जैसे स्टेप 1 आप देखो, इसमें A और C की जो भी रिमेनिंग कैपिटल बची वो ऐड कर लेंगे, वो इनकी टोटल कैपिटल बन जाती है। उसको A और C के बीच में नए रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं, उस फिगर को हम टू बैलेंस CD लिख लेंगे और फिर जो भी बैलेंस बचेगा इधर या इधर, सरप्लस या डेफिशिएंसी, वो कैश या करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेते हैं। तो केस 2 भी बहुत सिंपल होता है। केस 3 में कभी कभी लिखी होती है इंग्लिश कि टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं 3 पार्टनर्स थे, अब उन 3 पार्टनर्स की कैपिटल थी रिटायरमेंट से पहले 14 लाख रुपए। अब एक पार्टनर चला गया, बचे ये दोनों। अब ये दोनों भी अपनी कैपिटल 14 लाख रुपए फिक्स रखना चाहते हैं, बस ये कहना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, अब 14 लाख रुपए की कैपिटल को इन दोनों के बीच में नए रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो ये एक तरह से केस 1 की तरह ही बन गया, है ना। और जो भी बैलेंस आएगा
वो लिख लेंगे टू बैलेंस CD और एडजस्टमेंट को कैश या करंट अकाउंट से कर लेंगे। तो केस 3 तो बहुत सिंपल है, केस 1 की तरह ही है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। लेकिन केस 4 इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के नज़रिए से। तो इसको ज़रूर आप मार्क कर लो, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी इसके क्वेश्चंस भी मैं मार्क करवाऊंगा, वो ज़रूर करना। इसमें ऐसी लैंग्वेज लिखी होती है, आप इस लैंग्वेज को याद रखो, ये केस 4 की पहचान है कि रिटायरिंग पार्टनर इज़ पेड। इसका मतलब हम रिटायरिंग पार्टनर को पैसे देते हैं एंड अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर्स टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू द न्यू रेशियो। तो नए जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको तो पैसे भी दे देते हैं और रिमेनिंग पार्टनर्स जो बच गए वो अपनी कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर लेते हैं। तो इस केस में हमें देखो क्या करना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल कैपिटल निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला याद रखना है आपको कि क्या है। इसमें हम ए पार्टनर और सी पार्टनर जो रिमेनिंग बच गए उनकी एडजस्टेड कैपिटल जो बची हुई होती है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट वो जोड़ते हैं और साथ ही साथ जो रिटायरिंग पार्टनर है बी उसको जितना अमाउंट पे करना है वो भी जोड़ लेते हैं। तो मतलब ए बी सी तीनों का जो बैलेंस बच रहा है बेसिकली वो जोड़ लेते हैं, तो टोटल कैपिटल आ जाती है। उसे फिर नए रेशियो में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और नए रेशियो में डिवाइड करके ए और सी की जो भी बैलेंस आती है या जो भी वैल्यू आती है उसको टू बैलेंस CD लिख लेंगे। और अगेन वो तो फिर हमारे केस 1 की तरह जो भी एडजस्टमेंट होगी इधर या इधर जहाँ भी बैलेंस बचता है उसको लिख लेंगे कैश अकाउंट। इसमें बस याद रखना है कि एडजस्टमेंट कैश अकाउंट से ही होती है, इसमें करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट नहीं होती है। ये इसमें फंडा होता है, ठीक है। तो याद रखना है, इसका स्टेप क्वेश्चन भी करेंगे। बाकी फिर केस 5 होता है, वो भी केस 4 की ही तरह है, लेकिन उसमें एक और एडिशनल लाइन ब्लू कलर वाली ऐड हो जाती है। तो देखो पहले येलो कलर तक तो केस 4 वाली ही इंग्लिश है कि रिटायरिंग पार्टनर इज पेड एंड रिमेनिंग पार्टनर्स ब्रॉट इन द अमाउंट सो एज टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट। और आगे एक और थोड़ी सी इंग्लिश ऐड हो जाएगी कि दे वांट टू लीव ए डिजायर्ड कैश बैलेंस ऑफ, कुछ भी लिख देंगे, मतलब कि रिमेनिंग पार्टनर्स अपना कुछ बैंक बैलेंस या कैश बैलेंस भी डिजायर्ड रखना चाहते हैं। जैसे वो चाहते हैं कि हमारे बैंक में ना 5,000 रुपये बचे रहें या हमारे कैश बैलेंस में कम से कम 10,000 रुपये डिजायर्ड होने चाहिए, ये मतलब है। तो फिर हमारा स्टेप भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, पहला स्टेप बस। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा देखो कि क्या स्टेप चेंज हो जाएगा कि हम ए की और सी की जो एडजस्टेड कैपिटल बची वो लिखेंगे प्लस अमाउंट पेड टू बी पार्टनर को जो देना है वो भी लिख लेंगे। तो वहाँ तक तो स्टेप हमारा सेम रहेगा। अगर मैं आपको एक बादल बनाकर बताऊं, इतना तो सेम रहेगा। लेकिन आपको अब क्या एक चीज़ और ऐड बैक करनी है, वो है मिनिमम डिजायर्ड कैश बैलेंस। यानी कि जितना आपको क्वेश्चन बोलता है कि कैश बैलेंस आपको रोक कर रखना है वो ऐड करना है, और कुछ आपके पास एग्जिस्टिंग कैश बैलेंस होता है जो बैलेंस शीट में गिवन होता है उसे माइनस करना है। तो ये करके प्रॉपर स्टेप आपकी टोटल कैपिटल आएगी। फिर उसको सेम न्यू रेशियो में आप डिवाइड कर दोगे ए और सी के बीच में, और डिवाइड करके टू बैलेंस CD में लिख दोगे, और जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगी वो कैश में एडजस्ट हो जाएगी। तो इसका भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, लेकिन इसके स्टेप्स याद रखना, ठीक है। अब आते हैं इसके लास्ट टॉपिक पर, जो वैसे तो नाम होता है रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर, लेकिन आप कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये सोचो कि ये एक तरह से डेथ की तरह ही होता है। क्या रीज़न है, डेथ में हम सीखते हैं कि कोई भी पार्टनर मर जाता है अचानक से किसी भी दिन। तो इसी तरह रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर में क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में दे सकता है। कॉन्सेप्ट डेथ की तरह ही होगा, लेकिन बच्चे को देख के डर लगेगा कि अरे रिटायरमेंट हो गया साल के बीच में। तो देखो होगा ये कि मान लो कोई साल चल रहा है, अचानक से 30 जून को पार्टनर बोलेगा कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। अब इसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पर फ़र्क पड़ता है, वो ये कि अगर कोई पार्टनर साल के बीच में हमें छोड़कर जाता है तो कुछ महीने जो उसने काम करा हमें उन कुछ महीनों का, फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस निकाल कर उसको देना पड़ता है। अब वो कैसे निकलता है वो हम डेथ में तो सीखते ही हैं, लेकिन आओ उसकी अकाउंटिंग देखते हैं। अब जो भी उसका शेयर या प्रॉफिट निकला, लॉस निकला, उसको कैसे हमें अकाउंटिंग में लेकर आना है वो आपको बताता हूँ। अब इसमें 2 केसेस होते हैं, या तो 30 जून को जिस दिन वो हमें छोड़कर गया हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्लोज नहीं होते, जो जनरली नहीं होते, और या फिर हो सकता है हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यानी बुक्स को क्लोज कर दें, जो राइट वाला केस है। प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता,
लेकिन ठीक है, क्वेश्चन तो कुछ भी दे सकते हैं। तो अगर बुक्स क्लोज नहीं करती फर्म अपनी तो वेरी इजी हम क्या करते हैं, हम रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं और अपने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। और अगर लॉस होगा तो उस केस में एंट्री को उल्टा कर देंगे। अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट जो हम डेबिट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक डेबिट बैलेंस क्रिएट हो गया, तो इसको बैलेंस शीट में एसेट साइड पर शो कर देंगे अगर बैलेंस शीट बनाने को बोला है तो। अच्छा, इसी तरह अगर मान लो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हुआ और सेकंड केस है, तो वहाँ पर हम पीएनएल सस्पेंस अकाउंट की बजाय लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि सेकंड केस में हम अपनी बुक्स को क्लोज कर चुके हैं 30 जून को। तो जब बुक्स क्लोज हो जाती हैं प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब प्रिपेयर हो रहे होते हैं प्यारे बच्चों, तब हम कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का यूज़ नहीं करते, तब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का यूज़ करते हैं, जो आप ग्रीन कलर की पट्टी देख रहे हो। तो मेक श्योर इस बात का ध्यान रखना एग्जाम में कि क्वेश्चन कह रहा है बुक्स क्लोज नहीं हो रही या हो रही हैं, उस हिसाब से अपनी आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री करनी पड़ेगी। अच्छा, अब उसमें भी कैच पॉइंट क्या है, अगर मान लो रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपना रेशियो बदल लिया, ऐसा भी हो जाता है कि रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर हमें छोड़कर गया और उसके बाद रिमेनिंग पार्टनर्स ने अपना रेशियो बदल लिया, तो अगर रेशियो बदल लेते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स, तो उस केस में फिर आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री जो करनी पड़ेगी उसमें पीएनएल सस्पेंस अकाउंट नहीं लिखना, फिर आपको गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करना पड़ेगा और टू रिटायरिंग पार्टनर का जो शेयर है वो देना पड़ेगा। बाकी लॉस है तो एंट्री उल्टा हो जाएगी, वो तो एक सिंपल पॉइंट है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि क्या रिमेनिंग पार्टनर्स अपना शेयर चेंज कर रहे हैं, मतलब रेशियो चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस हिसाब से हमें फिर एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी कर रखा है कि भाई 3 पार्टनर्स हैं ABC, B हमें छोड़कर चला गया और 6 महीने में हमने प्रॉफिट कमाया 2,40,000। जर्नल एंट्री करके दिखाओ अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्लोज नहीं हो रहा और बुक्स भी क्लोज नहीं हो रही, मतलब चेंज नहीं हो रहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बुक्स भी क्लोज नहीं हो रही। केस 2 में बुक्स भी क्लोज नहीं हो रही लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया। केस 3 में हमने कह दिया कि बुक्स भी क्लोज हो रही हैं लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा, और केस 4 में हमने कर दिया कि बुक्स क्लोज हो रही हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी चेंज हो गया। तो देखो मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी आ सकती है, तो 4 केसेस बन सकते हैं ना। तो इस एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब अलग अलग केसेस में अलग अलग एंट्रीज होंगी, बहुत सिंपल है। पहले फर्स्ट 2 केसेस की बात कर लेता हूँ। हमने उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल लिया 80,000। तो जब बुक्स क्लोज नहीं हो रही तो एंट्री हो गई पीएनएल सस्पेंस टू बी कैपिटल, लेकिन अगर बुक्स क्लोज हो गई तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल टू बी कैपिटल अकाउंट, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर देखो अगर बुक्स क्लोज हो रही हैं तो हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट करके टू बी कैपिटल तो लिख ही रहे हैं, लेकिन क्योंकि बुक्स क्लोज हो गई तो हम ए और सी जो हैं उनको भी उनका रिस्पेक्टिव प्रॉफिट का शेयर दे देंगे। और अगर केस 2 और केस 4 की बात करूं, उसमें क्योंकि सेम ही एंट्री होती है, उसमें हम गेनिंग पार्टनर को डेबिट करते हैं और रिटायरिंग पार्टनर को क्रेडिट करते हैं। तो केस 2 केस 4 में सेम ही एंट्री रहने वाली है, ए को डेबिट करेंगे, सी को डेबिट करेंगे और बी रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर क्रेडिट कर देंगे। तो बी को मिल जाएगा 80,000 प्रॉफिट, जो ए और सी के गेनिंग रेशियो 4:1 में डिवाइड होकर ऐसा नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्लासिक एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट लेके खुद ट्राई करना चारों केसेस कि भाई क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से हमें करना पड़ता है अकाउंटिंग। चलो, तो ये तो हो गया अपना रिटायरमेंट का कंप्लीट कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं प्यारे बच्चों डेथ चैप्टर की तरफ। कॉन्सेप्चुअली बात करूं तो डेथ में आपको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। देखो डेथ में क्या होता है, डेथ में एक पार्टनर अचानक से हमें साल के बीच में छोड़कर चला जाता है, तो इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म ही कंसिडर करते हैं। तो इसमें बस ये होता है कि जो पार्टनर मरा उसके बिहाफ पर उसका एग्जीक्यूटर कहता है कि मुझे उसके पैसे दे दो, बस हमें वो शेयर उसका निकाल कर एग्जीक्यूटर को वो पैसे देने पड़ते हैं। अब टॉपिक्स की बात करें तो सारे ही टॉपिक्स रिटायरमेंट की तरह सेम है, क्योंकि इसमें पार्टनर हमें छोड़कर जा रहा है तो कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है। अगर आप देखो नया रेशियो निकालना सेम, गुडविल का ट्रीटमेंट सेम, एंट्री देखो कितनी अच्छी बात हो गई सेम, रिवैल्यूएशन सेम, रिजर्व फिक्टिशियस एसेट का ट्रीटमेंट सेम, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना भी 99.2% सेम, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है। बस फ़र्क क्या आता है वो बाद में दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर एक चीज़ बस कैलकुलेट करनी होती है
कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालते हैं हम डिसीज्ड पार्टनर का, वो कैसे कैलकुलेट करना है, थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी कैपिटल एडजस्टमेंट के पांचों केसेस 100% सेम रिटायरमेंट की तरह, और डिसीज्ड पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना पड़ता है, वो थोड़ा सा अलग होता है लोन अकाउंट से, है ना, वो हम सीखेंगे। बाकी यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, एग्जाम के लिए ज़रूर करके जाना, सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो कैसे अप्लाई होता है वो भी सिखाऊंगा। तो हम अगर पहले डिसीज्ड पार्टनर का आपको कैपिटल अकाउंट दिखाएं तो उसको बनाने का तरीका तो सब कुछ सेम होता है ना। उसमें हम पार्टनर का बैलेंस बीडी या फिर हमारा उसका गुडविल का शेयर, रिजर्व का शेयर, रिवैल्यूएशन गेन, वो सब लिख लेते हैं एज इट इज़। शेयर ऑफ प्रॉफिट, पीएनएल सस्पेंस, वो सब लिख लेते हैं। डेबिट साइड पे फिक्टिशियस एसेट, रिवैल्यूएशन लॉस, एग्जिस्टिंग गुडविल, सब एज इट इज़ सारी चीज़ें लिख लेंगे। अब जो बैलेंस बचता है वो हम उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये इसमें बस छोटा सा ट्विस्ट पॉइंट याद रखना है ना। तो इसके लिए जर्नल एंट्री क्या बन गई, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, बस। अब क्वेश्चन कहता है कि आपने उसको एग्जीक्यूटर को पैसे पे कर दिए। अब अगर आप एग्जीक्यूटर को पैसे पे कर देते हो तो एक एंट्री लिख सकते हैं हम, डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक या टू एसेट। और कभी कभी हम कहते हैं कि भाई तुम्हारे पैसे हम बाद में देंगे, अभी तो है नहीं, तो हम डिसीज्ड पार्टनर के पैसे उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते, तो उसकी एंट्री बना सकते हैं डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। तो ये हो गया छोटा सा ट्विस्ट। दूसरी बात करें कि शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें ना दो केसेस होते हैं बच्चों। हम मरे हुए पार्टनर का शेयर कैसे निकालते हैं प्रॉफिट में, हम क्या करते हैं, या तो सेल्स के बेसिस पर निकालते हैं या हम पिछले साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पर निकालते हैं, जो भी प्रॉफिट्स क्वेश्चन बोलते हैं उसके बेसिस पर निकालते हैं। अब अगर मैं पहले सेल्स के बेसिस की बात करूं तो इसमें कहानी ये होती है, क्वेश्चन हमें पिछले साल की सेल्स देता है, लेट से 10 लाख। क्वेश्चन हमें पिछले साल का प्रॉफिट भी देता है, लेट से 2 लाख। फिर हमने इस साल रेड कलर में 3 महीने में कितनी सेल्स करी वो ये भी बता देता है। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 महीने में सेल्स करी 2 लाख, या लेट से कितनी भी करी, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 लाख करी, है ना। अब हमको ये निकालना होता है कि अगर आपने 3 महीने में सेल्स 3 लाख की करी है तो 3 महीने में प्रॉफिट क्या कमाया होगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है, कॉमन सेंस भी है। लास्ट ईयर 10 लाख रुपए की सेल पर हमने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो इसको अगर हम परसेंटेज में बोलना चाहें तो हम कह सकते हैं 10 लाख रुपए की सेल करते हैं तो 2 लाख रुपए कमाते हैं, दैट मीन्स 2 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 20% प्रॉफिट कमाते हैं। ये हमें पता चल गया। तो हम क्या करते हैं, इस बार अगर 3 महीने की सेल है 3 लाख, तो हमारा 3 महीने का प्रॉफिट हमें पता चल गया 20% के हिसाब से 60,000 रुपये, 60,000 बस। और इस 60,000 में ए का शेयर जितना भी बनेगा 1/3 वो उसको दे देते हैं। तो इस तरह से हम सेल्स के बेसिस पर उसका प्रॉफिट का शेयर निकाल लेते हैं। और कभी कभी तो क्वेश्चन कहता है कि भाई सेल्स छोड़ो, प्रॉफिट के बेसिस पर ही शेयर निकाल लो। तो अब तो बड़ा सिंपल है, मान लो पिछले साल प्रॉफिट था 2 लाख, तो अगर पूरे साल में 2 लाख रुपए कमाते हो तो 3 महीने में कितना कमाओगे, कैसे निकालोगे, बहुत इजी हो गया, 2 लाख इंटू 3/4। तो बस हम 3 महीने का उसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं, मतलब 50,000, और ए का शेयर आ गया 16,667 अप्रॉक्स। तो बस ऐसे हमको शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना होता है। तो 2 ही केसेस होते हैं, या तो सेल्स के बेसिस पर या प्रॉफिट के बेसिस पर। अकाउंटिंग बिल्कुल सेम होती है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर में भी देखी थी, वो सेम ही होती है। 4 केसेस हो सकते हैं, तो कुछ भी हमें करना पड़ सकता है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से अपनी स्क्रीन को बिल्कुल बाज की तरह पैनी निगाहों से देखना, और स्क्रीनशॉट चाहे लेने हो ले लेना, ये मिस ना हो जाए। सेक्शन 37 जो होता है ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम के लिए, जो रिटायरमेंट या डेथ में होता है। इसमें कहानी ये होती है कि एक पार्टनर हमें छोड़कर चला गया और उसका जो अमाउंट ड्यू है उसको आप पे करने में, सेटल करने में कुछ डिले कर देते हो। तो कानून ने यहाँ पर ये बोल रखा है कि अगर आप किसी भी पार्टनर का पैसा देने में देरी कर रहे हो तो कानून में आपको 2 पेनल्टीज़ देनी पड़ सकती हैं। क्या हैं वो 2 पेनल्टीज़? पहला तो आपको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ सकता है, और दूसरा आपको उस ड्यूरेशन में जो भी प्रॉफिट कमाया उसका हिस्सा देना पड़ सकता है। अब दोनों तो नहीं लगती पेनल्टी, दोनों में से कोई एक पेनल्टी लगती है, तो ऑब्वियसली
जो डिसीज्ड पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर होता है वो हाई जो भी होती है अमाउंट वो क्लेम करेगा। तो आपको या तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, या फिर आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया उस इंटरवेंशन वाले पीरियड में उसका हिस्सा उसको देना पड़ सकता है। अब 6% पर एनम निकालना तो आसान है, वो तो आप डायरेक्टली निकाल देते हो, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो हम एक एग्जाम्पल से सीखते हैं, क्योंकि वो शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से नहीं निकलेगा, ये बात याद रखना। उसका निकालने का एक अलग तरीका होता है जो मैं आपको एग्जाम्पल से ही सिखा देता हूँ। ये एग्जाम्पल आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। 3 पार्टनर है ABC 432, ठीक है। अब C मर गया 1 जुलाई को, तीनों की कैपिटल बची हुई है बैलेंस 75, 65 और 45, लेकिन C को अमाउंट जो हमने दिया वो देखो लिखा है 6 मंथ के बाद दिया, 6 महीने का डिले करा, और इस 6 महीने में पता है फर्म ने कितना प्रॉफिट कमा लिया? 50,000 रुपये का। तो अब क्या होगा देखो, अब 2 चीज़ें हैं। पहला तो हम C को या तो इंटरेस्ट देंगे 6% उसके कैपिटल पर, उसके अमाउंट ड्यू पर। तो अगर हम 45,000 रुपये का इंटरेस्ट निकालें 6% 6 महीने का, वो आएगा 1350 रुपये, ठीक है। लेकिन दूसरा है कि हमें 6 महीने में जो प्रॉफिट कमाया उसका हिस्सा देना पड़ेगा। अब 6 महीने में फर्म ने 50,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तो वो हम कैसे बांटेंगे उसका फंडा याद रखना। हम C की कैपिटल को डिवाइड करते हैं टोटल कैपिटल से, यानी कि C की कैपिटल थी 45,000, उसको डिवाइड करते हैं, तीनों की कैपिटल मिलाकर थी टोटल 1,85,000 से, तो वो एक प्रपोर्शन बन गया है ना। उधर आप देखते रहना, प्रपोर्शन है 45/185। तो हम 50,000 के प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं उसी प्रपोर्शन में 45/185 में, तो आंसर आता है 12,162 रुपये। तो हमें C को 12,162 रुपये देने पड़ेंगे एज पेनल्टी, है ना। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ आप C को टोटल अमाउंट क्या दोगे? तो C को हम 45,000 रुपये तो देंगे ही देंगे, और साथ ही साथ उसको 12,162 पेनल्टी के भी देंगे, तो टोटल 57,162 रुपये वी विल पे टू द C। तो ये इसमें हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर होता है डेथ का हमारा लास्ट टॉपिक, जो अलग हमें करना होता है कवर, कि अगर कोई डिसीज पार्टनर है और आपने उसका पैसा एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दिया, लेकिन अभी उसको पे नहीं कर रहे, आप एग्जीक्यूटर को कह रहे हो कि भाई हम तुम्हारे पैसे ना बाद में देंगे, थोड़े से अभी है नहीं। तो इसमें अकाउंटिंग कैसे होती है, बस आप एक छोटा सा पॉइंट नोट करना। जैसे एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ABC 3 पार्टनर हैं 321, ठीक है। अब C इसमें 30 जून को मर गया, तो आप ऐसे इमेजिन करो कि एक फाइनेंशियल ईयर है जिसमें 3 महीने के बाद C मरा 30 जून को। अब अकाउंटिंग तो 31 मार्च को एंड हो जाती है, 9 महीने बाद। अब जब 30 जून को वो मरा तो उसका बैलेंस था टोटल 70,600, जिसमें से हमने 10,600 तो इमीडिएटली दे दिया। अब कितना बच गया? 60,000। तो वो 60,000 हम उसको कह रहे हैं कि हम तुम्हें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे 10% इंटरेस्ट के साथ। तो पहले थोड़ी सी मेंटल मैथ्स करते हैं। 60,000 को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो तो बन जाएगा 20, 20, 20। लेकिन हमें इंटरेस्ट भी देना है 10% पर एनम का। तो पहला इंटरेस्ट होगा 60,000 पर 10%, वो होगा 6,000। दूसरा इंटरेस्ट होगा सिर्फ 40,000 पर 10%, वो होगा 4,000। और तीसरा इंटरेस्ट होगा सिर्फ 20,000 पर 10%, वो होगा 2,000, है ना। लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो प्रॉब्लम ये होती है कि हम 31 मार्च को ईयर का एंड करते हैं, है ना। अब हमें इस बात का इसमें यही ध्यान रखना होता है, अगर आप थोड़ा सा डायग्राम को कॉम्प्लेक्स है, ध्यान से जूम आउट करके दिखा रहा हूँ। आप 30 जून से जब अकाउंटिंग शुरू करते हो तो इंटरेस्ट वैसे तो 6,000 है पहले साल का, है ना। लेकिन क्योंकि 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है तो 31 मार्च तक सिर्फ 9 ही महीने हुए, तो हमें 9 महीने का इंटरेस्ट 4,500 अलग शो करना पड़ेगा। और जो अगले 3 महीने हैं, क्योंकि वो अगले फाइनेंशियल ईयर में आ रहे हैं, तो वो अगले 3 महीने का जो इंटरेस्ट है 1,500 रुपये, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में शो करना पड़ेगा। तो देखो इंटरेस्ट है तो पूरा 12 महीने का 6,000, लेकिन 9 महीने पहले फाइनेंशियल ईयर में शो करेंगे 4,500, और 3 महीने अगले फाइनेंशियल ईयर में शो करेंगे 1,500। तो अकाउंटिंग थोड़ा सा ना चेंज हो जाती है। फिगर तो ठीक है, सही निकाल ली, लेकिन अकाउंटिंग दिखाने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें इस सॉल्यूशन का, ताकि आप बाद में प्रैक्टिस कर सको। तो जब हम C का एग्जीक्यूटर अकाउंट शो करते हैं तो हम लिखते हैं बाय C कैपिटल 70,600, 10,600 इमीडिएटली पे कर लिया, और फिर उसके बाद सिर्फ 9 महीने का इंटरेस्ट लिखते हैं
4500। फिर बैलेंस बच गया, वो बैलेंस अगले साल कैरी फॉरवर्ड करते हैं और जब नेक्स्ट ईयर में इंटरेस्ट लिखते हैं तो पहले 3 महीने का इंटरेस्ट लिखेंगे 1500 और फिर जब अगले वाले किस्त का इंटरेस्ट निकाल रहे होंगे तो वो भी खाली 9 महीने का ही शो करेंगे, वो आएगा 3000। फिर हम इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 26,000 की, तो बैलेंस बच जाएगा 43,000। फिर वो अगले साल फिर बैलेंस बन गया 43,000 और फिर हम 3 महीने का इंटरेस्ट अलग शो करेंगे और थर्ड वाली इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट होगा वो भी खाली फिर 9 महीने का शो करेंगे 1500। फिर पेमेंट कर देंगे तो बैलेंस बच गया 21,500 जो थर्ड ईयर में आगे कैरी हो गया। फिर उसके बाद 3 महीने का जो बचा हुआ इंटरेस्ट है वो लिख देंगे और फिर आखिरी पेमेंट कर देंगे तो बैलेंस निल बच जाएगा। तो मतलब एक बार आप ये खुद बनाकर देखना सो दैट आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एग्जीक्यूटर अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ। अब हम देखेंगे इन दोनों चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आप मार्क कर लो अपनी बुक में या लिख लो, इन्हें आप ज़रूर करके देख लेना। टीएस ग्रेवाल के लेटेस्ट एडिशन के क्वेश्चन से रिटायरमेंट और डेथ के सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर हो जाएंगे। तो पहले मैं आपको रिटायरमेंट के बता देता हूँ क्वेश्चन हमने जो करे थे, और स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3 ये आप मार्क कर सकते हो। इसमें एक नया रेशियो निकालना है ना, थोड़ा सा वार्म अप क्वेश्चन की तरह हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एक सिंपल क्वेश्चन था, ये आप देख सकते हो, इसमें भी रेशियो निकालना था। क्वेश्चन 11 को आप मार्क कर लो, ये एक बार ज़रूर करना, रेशियो निकालने का क्वेश्चन था लेकिन इसकी लैंग्वेज बहुत इंटरेस्टिंग थी इसमें, क्योंकि ऐसे लिखा था कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो Q और R का सेम रहेगा जो पहले P और Q के बीच में था, है ना। तो ये एक अच्छी लैंग्वेज का क्वेश्चन था, तो इसको आप ज़रूर मार्क करके देखना और वीडियो ख़त्म होने के बाद खुद ट्राई करके देखना कि क्या आपका आंसर सही आया कि नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 एक NCERT क्वेश्चन है, इसको ज़रूर कॉन्सेप्चुअली मार्क कर लेना। इसमें आपको क्योंकि रेशियो भी निकालना है गेनिंग और जर्नल एंट्री भी करनी है, और क्वेश्चन में आपको गुडविल दे रखी है फर्म की, तो अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैसे निकालते हैं और गुडविल की एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इसको भी ज़रूर 100% मार्क कर लेना इसमें, क्योंकि हिडन गुडविल निकालना था रिटायरमेंट में, और आपको इसमें वही ट्रिक अपनानी है कि हमें टोटल अमाउंट दे रखा है 420 और उसका शेयर दे रखा है 350, तो हमें पता लग गया हिडन गुडविल है 70,000 और फिर एंट्री करनी है। उसके बाद क्वेश्चन 23 ये एक PYQ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी ज़रूर मार्क कर लेना। इसके अंदर भी आपको एंट्री करनी है, प्लस इसमें गेनिंग पार्टनर भी आ रहा है और साथ ही साथ एक पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर रहा है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक बार सॉल्व आप ज़रूर करना। बाकी 26 क्वेश्चन एक है तो नॉर्मल, लेकिन इसमें रिटायरमेंट के अंदर वो चेंज इन PSR वाले क्वेश्चन की एप्लीकेशन लगा रखी है। कह रहा है पार्टनर्स चाह रहे हैं कि बुक वैल्यू में चेंज ना आए, तो इसमें देखो हम रिवैल्यूएशन गेन जो निकालेंगे उसके लिए एंट्री करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना। तो ये इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, तो ये क्वेश्चन आप करके देखना, अच्छा लगेगा। बाकी बड़े क्वेश्चनों में आप मार्क कर लो एक क्वेश्चन नंबर 36 एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इससे आपको कंप्लीट रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट बनानी आ जाएगी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 37 ये मैंने आपको क्लास में हमने बच्चों को बताया था कि अगर कभी भी आपके मन में घमंड आ जाए कि भाई मैं तो रिटायरमेंट चैप्टर का बादशाह हूँ, मुझे आ चुका है रिटायरमेंट चैप्टर अच्छे से, तो फिर ये क्वेश्चन करके देखना, बिना देखे हो सकता है आपका घमंड थोड़ा सा टूट जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो मस्ट हो गया इस लिस्ट में, इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं, सारी एक से एक एडजस्टमेंट्स हैं, जर्नल एंट्री करनी है सबसे खास बात, और उसके बाद आपको पूरा प्रॉपर बैलेंस शीट वगैरह सब बनाना है ना। अच्छा क्वेश्चन है। बाकी उसके बाद 31 बेसिक क्वेश्चन है, ये आप करके एक बार देख सकते हो, नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं है। उसके बाद 41 क्वेश्चन, इसको भी आप मार्क कर लेना, एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे रिटायरमेंट में से। इसमें लोन अकाउंट की आपको प्रिपरेशन दिख जाएगी कि कैसे करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 39 ये भी लोन अकाउंट पर बेस्ड है, आ जाता है, छोटा सा क्वेश्चन है, ये भी आप मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 40 ये 100% लिख लो, इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें रिटायरिंग पार्टनर को हम एसेट देते हैं और उस एसेट में कुछ रिवैल्यूएशन भी होते हैं, तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 आप मार्क कर सकते हो, इसमें आपका एडजस्टमेंट का केस 1 कवर हो जाएगा, ठीक है, जो ईजी है वैसे तो। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 ये PYQ भी है, इसमें आपका केस 2 कवर हो जाएगा, इसको आप मार्क कर लेना। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 ये तो मस्ट है, 100% भी लिखा है, C का सिंबल भी है, वेरी इंपॉर्टेंट भी है। इसमें आपको आपका ये केस 5 जो है
वो कवर हो जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये देखो मार्क कर लेना, CBSE के सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है 2025 का, तो इट इज़ अ मस्ट क्वेश्चन, करना ज़रूर, छोड़ना नहीं है। रिवैल्यूएशन एंड कैपिटल अकाउंट बनाना है और इसमें आपको केस 5 वाले एडजस्टमेंट के वो स्टेप्स करने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51, ये भी आप मार्क कर लेना। इसके अंदर आपको केस 4 ऑफ कैपिटल एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, है सेम ही लेकिन फिर भी वैरायटी करने के लिए कर लेना ये वाला भी, है ना, केस 4 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज है और 2 अलग अलग केसेस हैं, तो आपको दोनों ही केसेस में रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर का वो वाला कॉन्सेप्ट भी कवर हो जाएगा। देन 58 भी छोटा क्वेश्चन है लेकिन एक वैरायटी कवर करने के लिए आप मार्क कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 59, इसको भी मार्क कर लेना। इसमें भी आपको अमाउंट ड्यू निकालना है रिटायरिंग पार्टनर का, तो एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। और फिर इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो मस्ट करना ही करना है, क्वेश्चन नंबर 60, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है। इसमें आइटम्स भी अच्छे हैं, प्लस इसमें आपको गुडविल भी निकालनी है और इसमें आपको तीनों चीज़ें प्रिपेयर करनी है। तो एक अच्छा कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस, इसको आप ज़रूर मार्क कर लेना। तो ये तो हो गए हमारे रिटायरमेंट के क्वेश्चंस। इसके बाद डेथ के क्वेश्चंस में हमने क्वेश्चन 3 और 4 इनसे स्टार्ट करा था। बेसिक क्वेश्चन है, एक बार देख लेना थोड़ा फ्लो बनाने के लिए, रेशियो के लिए। क्वेश्चन 7, ये भी एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये ज़रूर आप कर लेना, लैंग्वेज के लिए अच्छा है। देन क्वेश्चन नंबर 10, बेसिक क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है, ये भी आप मार्क कर लो। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है, ये आप मार्क कर लेना, एंट्री कवर हो जाएगी। फिर सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इसमें आपको उसका शेयर निकालना है और एंट्री करनी है, तो दोनों ही चीज़ें इसमें अच्छी हैं। देन क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आप मार्क कर लेना, इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है और एंट्री करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, इसमें बैलेंस शीट के आइटम्स भी आपको अच्छे दे रखे हैं, प्लस जर्नल एंट्रीज करनी है जिसमें रिवैल्यूएशन, WCR, फ्री रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, इन सब की एंट्रियाँ मिल जाएंगी, है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन 31, ये एक मस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेथ का क्वेश्चन है जिसमें आपको कैपिटल अकाउंट प्रेजेंट करके दिखाना है, और क्योंकि ये 2024 का बोर्ड्स के ही पेपर में आया हुआ PYQ है तो वो आपका ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33, ये भी आप मार्क कर सकते हो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी आपको कैपिटल अकाउंट दिखाना है। देन उसके बाद आपका एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनाना है, तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कर लोगे तो इसी में फिर आपका एग्जीक्यूटर भी कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। तो बस, तो डेथ की ये सब क्वेश्चंस आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। तो रिटायरमेंट और डेथ में अगर आप इतने क्वेश्चन कर लोगे तो आपकी सारी वैरायटी कवर हो जाएगी, हर तरह के मार्क्स की वेटेज कवर हो जाएगी। बाकी कॉन्सेप्ट्स हमने A to Z इसमें सारे कर लिए। तो जो भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत होती हो उस पोर्शन ऑफ द वीडियो को अच्छे से देखो, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहें और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, इसको शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। बाकी कोशिश करूँगा ऐसी ही अगली वीडियो लेकर आऊँ, अगला चैप्टर करेंगे रिवाइज उसमें बहुत अच्छे तरीके से। तब तक चैनल सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाना और अच्छे से तैयारी करते रहना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।